गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बिल्कुल जहर चल रही होगी। आपके सामने प्रेजेंट है आपका बड़ा भाई बायोमन। ठीक है, वैसे मेरे से सब छोटे ही होंगे। ठीक है, तुम लोग का बड़ा भाई हूँ मैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। बच्चों की भारी भरकंप डिमांड थी कि भैया आपसे पढ़ना है सामाजिक विज्ञान। तुम लोगों ने क्लास साइंस को मेरे से पढ़ा, पता नहीं क्या जादू पा गए तुम लोग, है ना। आपसे ही पढ़ना है सामाजिक विज्ञान। तो फिर मैंने पिछले वाले सेशन में आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ाया भी था, जो चीजें आपकी नहीं कंप्लीट थी उसको मैंने कंप्लीट करवाया। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के मैंने 3 लेक्चर वहां पर दिए, फुल डिटेल से पूरी कहानी सुनाकर। ठीक है, तो यहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। और मेरी एक गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको यूरोप में राष्ट्रवाद की जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी क्लियर कट होते चलेंगे, सारी चीजें आपको याद होते चलेंगी। ठीक है, आपको फिर अनदर वीडियोस देखने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ जाके बुक उठा करके पढ़ना है। ठीक है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, गांधी जी कैसे आए, नमक तोड़ो आंदोलन क्या है, साइमन कमीशन कब आया, गांधी जी कौन कौन से अधिवेशन किए, पूना पैक्ट क्या होता है। दिमाग भैया पीछे जा पीछे जा पीछे, यूरोप के राष्ट्रवाद में जाओ। हाँ, यूरोप में राष्ट्र, हाँ आ गया। अब पढ़ेंगे हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद के 3 लेक्चर हैं, आप लोग उनको जाकर के देख सकते हो, कहानी की तरह और सुन सकते हो। ठीक है, और यूरोप में राष्ट्रवाद में देखिए आज की जो मतलब वीडियो है ये स्क्रिप्टेड होगी। ठीक है, स्क्रिप्टेड मतलब मैं ज्यादा इधर उधर नहीं हटूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब इसमें कहानी के टाइप में इसको बताना है पूरे को। ठीक है, तो मैं इसको स्क्रिप्टेड इसलिए लेकर के आया हूं ताकि मैं अपने टॉपिक से हटूं नहीं, क्योंकि मैं अपने टॉपिक से बहुत जल्दी हट जाता हूं, आप लोगों को पता है। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूरोप। यूरोप क्या है, हम लोग किस महाद्वीप में रहते हैं, हम लोग किस में रहते हैं। अगर पूछा जाए हम तो भारत में रहते हैं। भारत, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब किस में आते हैं, तो ये सब आते हैं एशिया महाद्वीप के अंदर। अच्छा जी, एशिया महाद्वीप के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यूरोप जो है, यूरोप के अंदर भी कई देश आते हैं, जैसे फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, जर्मनी हो गया, प्रसा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम हो गया, ये सभी क्या आते हैं, यूरोप के अंदर आते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले, देख लो ये कहाँ गिर रहा है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले राष्ट्रवाद की भावना कहां पर जगी, तो सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो भावना है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम। ठीक है, राष्ट्र के प्रति अपनापन, अपने प्रति नहीं, अपने घर के प्रति तो है ही है, ठीक है, लेकिन राष्ट्र के प्रति अपनापन। ठीक है, राष्ट्र के प्रति लगाव। तो इस सबसे पहले राष्ट्रवाद कहां शुरू होता है, तो सबसे पहले अपने राष्ट्र के प्रति जो लगाव होता है वो कहां पर शुरू होता है, तो वो यूरोप के अंदर शुरू होता है। और अगर पूछा जाए कि यूरोप के किस मतलब देश के अंदर शुरू होता है, तो वो सबसे पहले शुरू होता है फ्रांस के अंदर। कहां पे, फ्रांस के अंदर। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रवाद का मतलब आप लोग समझ गए हैं कि अपने देश के प्रति अपनेपन की भावना। ठीक है, लोगों के अंदर अपनेपन की भावना। और ये भावना कैसे आएगी, ठीक है, राष्ट्र की भावना किस प्रकार से आएगी, राष्ट्र की जो भावना है वो किस प्रकार से लोगों के प्रति जगाना पड़ेगा। कैसे तुम एक राष्ट्र को कैसे इंडिकेट करोगे कि वो राष्ट्र है। अगर कोई देश चाइना में खड़ा है, उधर देखेगा, उधर देख, वो उधर देख, उधर देख पूरब की तरफ कौन है, तो चाइना वाला इसे देखेगा, अबे कौन है यार वो, बोले कि नहीं जानता उसे, तिरंगा झंडा नहीं दिख रहा तुझे, बोला चाइनीज, बोला छोटा, हाँ ये दिख तो रहा है तिरंगा झंडा, बोला वो तिरंगा झंडा मतलब भारत है, इधर कौन है, भारत है। अगर उसी चाइनीज के बगल में से आर्मी फोर्स जा रही थी, वो कह रही थी जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम वंदे मातरम, चाइनीज समझ गया कि अबे भैया भागो, ये कौन है, ये भारतीय है, बहुत मारेगा बांध के अभी, है ना। चाइनीज भाग गया। उन लोगों ने क्या बताया, क्या कि मैं भारत का हूं, लोगों ने बताया नहीं बताया। उन्होंने ध्वज लिया, राष्ट्रीय ध्वज लिया, और वो राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक है, वो भारत का प्रतीक है, क्योंकि वो राष्ट्रीय ध्वज मतलब पूरे भारत को लेकर के चल रहे हैं। जैसे आज मेरा जो सपना है, मेरा सपना ये है कि पूरा भारत एजुकेटेड हो। जितने भी लोग आज नहीं पढ़ लिख रहे हैं ना, वो पढ़ें। शिक्षा को आसान बनाने के लिए बायोमन मैं खुद इस प्लेटफॉर्म पर आया हूं। ठीक है, बहुत से लोग
अपना सब्जेक्ट छोड़ दिए थे, बहुत से लोग क्या क्या कर दिए थे, लेकिन कुछ लोग मेरी वजह से पढ़ने आए हैं और मुझे बहुत दिल से मुझे बहुत खुशी मिलती है कि वो बच्चे आज मेरे साथ हैं, वो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे आगे निकल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो रास्ता बताना सबका काम होता है, ठीक है, चलना आपको पड़ेगा, लेकिन रास्ते बताने के भी लहजे होते हैं ना। ठीक है, हम बड़े प्यार से बताते, बाबू ऐसे जाना, ऐसे मुड़ जाना, ऐसे मुड़ के ऐसे मुड़ के ऐसे तुम पहुंच जाओगे, है ना, ऐसे हम बताते हैं। लोग बताए अबे चल तो सीधे चला जा, पहुंच जाएगा। स्कूल का टीचर कैसे पढ़ाएगा आपको? चल वो समझ में नहीं आएगा चीजें, ठीक है, वो करके पढ़ा देगा, है ना। अपन अगर स्कूल में भी कोचिंग में क्लासेस होती ना बिल्कुल मजे से, ठीक है, कम पढ़ो लेकिन याद करके पढ़ो। स्कूल टीचर बताएगा चल निकल जा, लेकिन हम बताए बाबू ऐसे जाना, ऐसे करके आना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्र की भावना वो चाइनीज कैसे समझ गया? वंदे मातरम कह रहे थे, है ना। हम लोग कुछ प्रतीक का उपयोग कर रहे हैं, किसका? कुछ प्रतीक का उपयोग कर रहे हैं, और कुछ हम लोग राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह राष्ट्र की भावना कैसे हुई कि कुछ उस राष्ट्र का कुछ प्रतीक हुआ, राष्ट्रीय ध्वज हुआ, कुछ गीत हुए, ठीक है, कुछ गीत होते हैं, राष्ट्रगान होते हैं, ठीक है, राष्ट्रगान। अगर कोई चीज जाकर के वो वहां बोल देता है तो आदमी वो समझ जाता है कि भैया ये इस देश का है, वो अपने देश को इंडिकेट करता है। अगर इंडियन आज बाहर के देश में जाएगा तो वो ये नहीं बताएगा कि मैं प्रयागराज से हूँ, मैं यहाँ से हूँ, नहीं, वो बोलेगा आई एम इंडियन, मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ। अगर वो झंडा लिए रहेगा लोग समझ जाएंगे अरे ये तो भारतीय है, इसे ना मारो, ना इसकी आर्मी आएगी तो घुस घुस के बहुत मारेगी, है ना। चलो फिर क्या होता है, राष्ट्रवाद समझ गए ना, यानी कि सामूहिक पहचान की भावना, ठीक है, सामूहिक पहचान की भावना जब लोगों के अंदर होती है, ठीक है, क्या होती है? सामूहिक पहचान की भावना जब लोगों के अंदर होती है तभी राष्ट्रवाद का जन्म होता है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो हमारे आर्मी के फोर्सेस लड़ने जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर कई कई राज्य से जो आर्मी के जो ट्रेनर हैं, मतलब आर्मी से जो लेते हैं, है ना, जॉब में जाते हैं, तो कई कई राज्य से होते हैं, लेकिन वो वहाँ जा कर के जम्मू कश्मीर के अंदर जा कर के गले लगा करके बैठते हैं, यार मैं भी, यार तुम भी, है ना। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक पहचान की भावना है कि भैया यार तुम, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान वाला उधर टहल रहा था बंदूक ले उसको गले लगा जाए, आजा भैया आजा, ऐसे थोड़ी ना करेंगे, नहीं ना, अपने पास यार दोस्त अगर ये देखे तो मार देना इसे, है ना। तो क्या है, ये सामूहिक पहचान की भावना है कि भैया हम इधर के हैं, हमें ये है, हमारा राष्ट्र ये है, भारत माता ये है, और भारत माता के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आज हम लोगों में शुरू हुआ, हम लोगों में अभी शुरू, मतलब अभी क्या मतलब फ्रांस के बाद शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले ये जो भावना शुरू हुई ना, कहां पे शुरू हुई, इसका उदय कहां हुआ? तो इसका उदय हुआ फ्रांस के अंदर, ठीक है। सबसे पहले किसका राज था? सोचो, पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ, सबसे पहले कौन सा राज करता था? राजा राज करते थे। राजा क्या करते थे? जिसको मनचाहा मारते थे, कूटते थे, पीटते थे, फांसी दे देते, तलवार से गर्दन छां से उड़ा देते थे। उसके बाद राजा वाजा हटे, मुगल उगल आए, फिर और भी चीजें चलती गई, फिर लोग कब्जा करने लगे एक दूसरे पर, ना, जो एक उपनिवेशवाद आ गए। उपनिवेशवाद मतलब जो शक्तिशाली देश है वो गरीब देश पर कब्जा कर लेता था, है ना, कम शक्तिशाली देश पर। अब देखो क्या होता है, तो ये चीजें सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई? फ्रांस के अंदर शुरू होती है, ठीक है। तो ये कब शुरू होती है? तो ये बात है 19वीं सदी की यूरोप के अंदर। कब की बात है? 19वीं सदी की। तो ये चीजें शुरू होती हैं, जो राष्ट्रवाद की जो घटना शुरू होती है। मैं भारत का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, लेकिन शुरू हुई सबसे पहले यहाँ के, ठीक है, यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप के अंदर क्या होता है? तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर यूरोप के कई राज्य थे, है ना, कई राज्य थे। तो कई राज्य थे तो वहां के राजा अलग अलग अपना राज करते थे, है ना, राज करते थे। तो वहां के लोग क्या थे? वहां के जो लोग थे, जैसे देखो ये एक राजा है, ठीक है, ये देखो, है ना, ऐसे बना दो कुछ, है ना, ये राजा है। तो इसके जो नीचे यहाँ पे ये जो लोग हैं ना, ये लोग बोलते थे कि अगर राजा की सेवा करोगे तो तुम एक मतलब देश की सेवा कर रहे हो, है ना। अगर इस राजा को कोई बोल देता था तो ये लोग उससे लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते थे, एक आंखी वाले लोग, है ना, है ना, ये लोग सब उस राजा के लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं राजा को बोल दिया, मारने चलो, उसको कूटने चलो, ठीक है, ऐसा होता था। तो
ये राजा अलग अलग राज्य में एक एक दो दो राजा मिलके खूब राज्य करते थे, है ना। राजा राज करते चलो ठीक कोई बात नहीं, लेकिन राजा ना शोषण करते थे, है ना, शोषण करते थे, परेशान करते थे, ठीक है, तंग करते थे। किसको करते थे? तो वो करते थे गरीब को, ठीक है, गरीब को जो बिल्कुल निम्न वर्गीय है, ठीक है, मजदूर को काम करवा लेते थे, पैसा नहीं देते थे, मारते थे, है ना। राजा भी शोषण करते थे और राजा अपना हक, मालिकाना हक देते थे जमींदारों को। जमींदार समझ रहे हो ना, जमींदार मतलब जो वहाँ के बड़े लोग होते थे, जमीन जिसके पास बहुत ज़्यादा हुआ करते, तो अपना मालिकाना हक राजा को, यानी कि राजा अगर छुट्टी पे तो जमींदार फिर इन पर राज करेगा, जमींदार इनको कूटेगा बलबर, है ना। तो राजा राज करते थे, इनका शोषण करते थे, लोगों को परेशान करते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी लोग अपने राजा से प्यार करते थे, क्यों? क्योंकि उनको पता था, इन लोगों को यही पता था कि भाई ये राजा, हमारा यही काम है इसी राजा से प्यार करना, क्योंकि अगर हमें कोई दूसरा राजा उठा ले गए तो वो बहुत हमें मारेगा, है ना। इसलिए ये राजा हमें अभी कुछ नहीं कर रहा, हमें नहीं मारा है, ठीक है कोई बात नहीं, इसके कान भी बना देना, ये देखो, इसको समझ लो, नहीं तो यार कार्टून लगने लगा इसको फ्रांस का राजा समझ लेते, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, राजा जब राज्य करते थे तो बताओ क्या राजतंत्र आएगा कि प्रजातंत्र आएगा? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, राजतंत्र आएगा। राजतंत्र का मतलब राजा आ रहा है भैया और राजा राज कर रहा है ना, राजा का राज है राजतंत्र। प्रजातंत्र मतलब जब प्रजा मतलब लोकतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब, प्रजा मतलब होते हैं जो वहां पे लोग रहते हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, उनमें से कोई एक आता है, वो लोग चुनते हैं कि भैया तू जा, तू शासन कर, वो चुनते हैं, उसके बाद होता है वो प्रजातंत्र, ठीक है। लोकतंत्र प्रजातंत्र में अंदर समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राजतंत्र का शासन हुआ करता था, है ना। और राजतंत्र के शासन के बारे में आपको पता चल ही गया, शोषण, परेशान, तंग, गरीब मजदूर को ऐसे लोग किया करते थे, ठीक है। तभी 19वीं सदी के अंदर ना लोगों के अंदर परिवर्तन आने लगा, है ना। लोग देखने लगे, जब ये शोषण, परेशानी हो गई ना, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है, परिवर्तन आने गया। तभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आने लगी। 19वीं सदी में ही जब परिवर्तन आया तो यहाँ से तभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना आई, है ना। चुपचाप सुनो इसे, जो पॉइंट है उसको लिख सकते हो, राष्ट्रवाद की भावना आई। सुनो कहानी, चैप्टर पढ़, एक बार कहानी सुन लोगे, और जब चैप्टर तुम पढ़ोगे ना, तुमको एक एक चीजें क्लियर होंगी, फिर तुम्हें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो सभी लोगों में राष्ट्र की भावना आने लगी, ठीक है। फिर यहीं से एक नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती। जब लोगों के अंदर भावनाएं आई तो यहीं से क्या होती है, नए राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया, शुरू होती है। एक नया राष्ट्र बनता है, यानी कि उसके राजा को हटा दिया जाता है, राजा को मार भगा दिया जाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है, तो सन 1789 के अंदर क्या हुआ था, मुझे कोई बता सकता है? मेरे कुछ पुराने बच्चे बता सकते, जिन लोगों ने पढ़ रखा था, बताओ 1789 के अंदर क्या हुआ था, बता सकते हो? समोसा पार्टी मेरी तरफ से, डबल्स पार्टी, मैं थोड़ा सा बैठा रहा हूँ यहीं पे, बताओ, बता सकते हो? फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम सुने हो, 11th में पढ़े होगे, वो सॉरी 11th कहा, 9th के अंदर पढ़े होगे, उठता 9th के अंदर हो गए। 1789 के अंदर हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। क्या हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति। मैं सही बताऊं तो अभी सुबह से मैं 4 लेक्चर ले चुका हूं, क्लास 12th वाले को भी लिया, ठीक है, फिर और भी छोटे छोटे वीडियोस बनाने पड़ते बहुत ज़्यादा। सोचो मैं इस जगह पर खड़े होने पर मुझे थकी लग रही है ना अभी, लेकिन इसे पढ़ते बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो 1789 ईस्वी में यही सब प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, 1789 के अंदर एक फ्रांसीसी क्रांति होती है। फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा उस समय शासक था, तो 1789 के अंदर शासक था लुई 16, है ना, हाँ लुईस 16 शासक था। तो लुई 16 शासक के खिलाफ, है ना, लुई 16 जब अत्याचार कर रहा था तो इसके खिलाफ, है ना, लोग खिलाफ होते हैं, लोग इसका विरोध करते हैं, लोग रोड पर उतर आते हैं, लोग इसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। तो इस लुईस को हटा करके लोगों ने कहा राजा अब तू हट जा। ये राजा था, लोगों ने बोला राजा अब तू बहुत दुष्टता कर चुका है हमारे ऊपर, अब तुझे हम नहीं करने देंगे। राजा बोला फिर मैं क्या करूं? बोला अब तू हट जा, और नहीं हटेगा तुझे बहुत मारेंगे, मार मार के तुझको बंदर बना देंगे।
तो राजा बोला, लुइस कोई लोग हरा भरा देते तो लुइस हट जाता है, चुपचाप भाग जाता है, जान जाता है नहीं हटेंगे तो फालतू में कूटे जाएंगे, है ना, लठ पड़ेगी हमारे ऊपर। तो ये लोग क्या करते हैं, फ्रांस के लोग उसको हटा करके लोकतंत्र ले आते हैं अपने देश के अंदर। ठीक है, लोकतंत्र, लोकतंत्र मतलब अब जो ये गरीब जनता सुन कहेगी ना वही सुना जाएगा। बस अब समझो, लोकतंत्र आता है ना, ये लोग सोचते अब आएगा संविधान लिखेंगे अपना हम, है ना, संविधान लगाएंगे, नियम कानून होगा, अच्छे अच्छे कानून लगाएंगे, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, गरीब और अमीर को बांट देंगे। ठीक है, तो ये कब की बात है, ये बात है 1791 की बात है। 1791, 1789 के अंदर फ्रांसीसी क्रांति शुरू होती है और 1791 के अंदर इस लुइस को यहां से हटाया जाता है और संविधान और लोकतंत्र लाया जाता है। ठीक है, तो 1791 के अंदर लोकतंत्र लाया गया, संविधान लाया गया, लेकिन ये लोकतंत्र और संविधान फिर से एक राजा के द्वारा नियंत्रित किया गया। ठीक है, और वो राजा, यहाँ पे वो लोग, जो राजा उठता है वो राजा इन्हीं के बीच का एक होता है जिसको बोलते हैं, सही कह रहे हो जो नाम सोच रहे हो, नेपोलियन। नेपोलियन 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 जिसको हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेपोलियन को नेपोलियन बोनापार्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेपोलियन की अल्पास पर्वत की एक कहानी थी, है ना। नेपोलियन पता है क्या करता है, नेपोलियन बहुत चालाक इंसान था। नेपोलियन जाता है अल्पास पर्वत के अंदर, कोई नहीं गया था, जो जाता था वो मर जाता था, है ना, पता नहीं उसका क्या होता था। लेकिन क्या हुआ कि नेपोलियन पहुंचते पहुंचते पहुंच गया, बोले ये अल्पास क्या है। उसको एडवेंचर करना बहुत पसंद था, पहले से ही वो मतलब सेना में था नेपोलियन, है ना, सेना का प्रमुख था। उसने कई अपने मतलब दिमाग से, अपने, है ना, इस दिमाग से उसने कई बड़े बड़े युद्धों को बिल्कुल चुटकियों में जीत लिया नेपोलियन। जब वो बड़े बड़े युद्धों को यूं जीता चुटकियों में, तो नेपोलियन इन सभी अनपढ़ों के बीच में राजा बन गया, है ना। नेपोलियन बोले यार नेपोलियन बड़ा अच्छा आदमी है, नेपोलियन तू तो ग्रेट है यार। ठीक है, तो जब यहाँ पे लोकतंत्र संविधान आया तो बोले भैया हमारे बीच में कौन सा जाएगा, तो नेपोलियन बोला मैं जाऊंगा। वाह वाह वाह, ये देखो नेपोलियन, फोटो देखेगे तो खुश हो जाएंगे, ये देखो नेपोलियन बोला मैं जाऊंगा और मैं इस देश को चलाऊंगा, है ना। ठीक है, लोगों ने मान लिया। ठीक है, लोगों ने माना कि भैया ठीक है नेपोलियन अब तुम ही चलाना। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रांस के अंदर अब प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। प्रजा मतलब अब लोगों का शासन आ गया था, लोग जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, चलो अब क्या होता है, नेपोलियन की कहानी सुना दूं। अल्पास पर्वत श्रृंखला के अंदर कोई नहीं गया था, लेकिन नेपोलियन को हमेशा एडवेंचर करना था, हमेशा कुछ बड़ा करना था। ठीक है, अल्पास पर्वत के निकट खड़ा हो जाता है और तो देखता है अल्पास है ये। ठीक है, तो वहां से एक दादी अम्मा गुजरती है। लोग अल्पास पर्वत जाने से ना वो होते थे, डरते थे कि वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा हमारे साथ, हम बच के वापस नहीं आएंगे। दादी अम्मा गुजरती, बोलती कहाँ जा रहा है। नेपोलियन बोला दादी अम्मा मैं जा रहा हूँ यही अल्पास जो है ना अपना, ये अल्पास, उसी को उसके उस पार जा रहा हूँ। दादी अम्मा की आँख ऐसे खुल गई, बोली अबे पागल हो रहा है तू आखिरकार है कौन, पगला गया है। नेपोलियन में जो वो अल्पास में जो गया है वो सब मर गए हैं, वो कोई जिंदा वापस आकर के वहां से नहीं आया है। तो चल दिया है, बड़ा आया तो अल्पास में जाने वाला, चल जा लौट जा वापस पीछे। नेपोलियन बोला दादी रुको, कूल डाउन, रिलैक्स दादी रिलैक्स। दादी बोली यार ये क्या सीन चल रहा है। बोले हाँ बोल क्या हुआ। बोले देखो मैं इस पर्वत को लांग जाऊंगा, मैं इस पर्वत के ऊपर चढ़ जाऊंगा, जब वापस आऊंगा ना तब तुम ही पूरे देश को बताना कि नेपोलियन तुम ही मेरा जय जयकार करना। अपने गले का माला उठा के दादी के अम्मा ऊपर डाल देता है कि अम्मा मैं चलता हूँ, अम्मा बाय 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 बाय। दादी अम्मा से बाय करके निकल लेता है। वो तो बढ़ाया आगे घोड़ा अपना तुगड़ुक तुगड़ुक करके, ना कैसे ऐसे घोड़ा ऐसे चलता है, देखो मैं बताऊं, ऐसे करके, ऐसे ऐसे तुगड़ुक 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 करके बढ़ाया, तुगड़ुक तुगड़ुक बढ़ाओ, तुम लोग भी करो ऐसे करो, तुगड़ुक 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 करके बढ़ाया। लेकिन उसके पीछे वाले घोड़े सब रुक गए। बढ़ाओ बढ़ाओ बोलो, करो करो, ऐसे बढ़ाया, उसके पीछे वाले घोड़े रुक गए। तो ऐसे लगाम पकड़ा, देखा अबे सैनिक तुम रुक काहे गए। बोला अबे क्या हुआ। तो सैनिक बोले हम ना जा रहे हैं, लगाम छोड़ दो, छोड़ो तुम लोग भी, छोड़ दिए ना, लगाम छोड़ दो, वापस आओ। गया, क्या बात है, सैनिकों से मिला, मतलब अब मैं सैनिक की तरफ। नेपोलियन बोला क्या बात है सैनिक, आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो। सैनिक बोला देख भैया तो वहाँ मरना नहीं है मुके, वहाँ जा वाके हम ना मरब, सब पीछे। नेपोलियन बोला यार हम अकेले तो जा नहीं सकते। बोला ठीक है। बोले काम करो, ये अल्पास तो नहीं है,
अल्पास बहुत बड़ा पर्वत है, इसके आगे वाला पर्वत अल्पास है। किसी ने अल्पास को देखा? तो भैया हम लोग नाम सुने थे, देखे हुए कोई थे ही नहीं। बोले नहीं। तो बोले काम करो, जब अल्पास दिखेगा तो मैं आपको बता दूंगा वहीं पे, ठीक है, अगर तुम्हारा मन हो तो जाना, ना मन हो तो ना जाना। तो सैनिकों को लगा कि हाँ यार ये भी बात सही कह रहा है नेपोलियन भाई, जब दिखेगा बता देगा, हमारा मन नहीं होगा तो हम नहीं जाएंगे, चुपचाप वापिस आ जाएंगे। बोला ठीक है। सब लोगों ने मान लिया, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, खत्म। अब क्या होता है, नेपोलियन ले जाता है उनको, अल्पास चढ़ा डालता है। अब जब देखता है अल्पास पर्वत चढ़ जाते हैं, देखते हैं कोई पर्वत ही नहीं दूर दूर तक। सैनिक पूछते हैं कि अरे नेपोलियन चाचा अल्पास कहाँ गया? तो नेपोलियन बोलता है जिस तुम पर्वत से चढ़ आए हो ना, यही है अल्पास, और तुमने विजय प्राप्त कर ली है। तुम लोगों ने ना, तुम लोगों के अंदर बहुत साहस है जो तुमने अल्पास पर्वत को लांघ लिया है। अब तुम जा करके दुनिया भर में डंका बजाओगे कि हमने अल्पास चढ़ा है, नेपोलियन ने हमें अल्पास में ले गए, नेपोलियन हमें अल्पास में चढ़ाए हैं, अल्पास के हमें ट्रैवल कराए हैं। ये होता है, ठीक है। तो हमेशा नेपोलियन दिमाग से काम लेता है। तो जब यहाँ पर प्रजातंत्र आया, लोकतंत्र आया, संविधान बना, तो यहाँ पे नेपोलियन का उदय हो गया। नेपोलियन चाचा को बोला यार यही ठीक ठाक आदमी है, इसी को बना दो, है ना। तो जब होता है, देखो नेपोलियन की बात आगे आती है, तो फ्रांस की क्रांति को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। फ्रांस की क्रांति क्या होती है, जो 1789 के अंदर होती है। तो इसको मिटा दूं, इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, फिर आगे बढ़ते, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे नेपोलियन के बारे में। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, सोचो यहीं से क्या हुआ, यहीं से राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। और ये राष्ट्रवाद की भावना कोई एक दिन के अंदर जागृत नहीं हो जाती कि आज तुम सोए कल सुबह उठे तो सबके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगी, नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। अब आता है, हम लोग देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789, ठीक है। 1789 के अंदर जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो फ्रांस के लोगों में क्या हुई, सामूहिक पहचान की भावना हो जाती है ना। फ्रांस जो अलग अलग उसमें बटा था, तो उसको सबको एक किया जाता है, और वहाँ की भाषा एक कर दी जाती है, फ्रेंच, ठीक है। लोगों को बोल दिया जाता है भैया अब तुम लोग फ्रेंच भाषा को बोलोगे, ठीक है। जब फ्रांसीसी क्रांति होती है, तो अब यहाँ पर लोगों के अंदर क्या होता है, लोगों के अंदर सामूहिक पहचान की भावना, लोगों के अंदर क्या होता है, देशभक्ति की भावना आने लगती है, ठीक है। क्या होता है, तो है ना, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना आने लगती है। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा मिल जाता है ना। इसको बोल देते हैं कि ये राष्ट्रभाषा है, इसी को बोलो, जैसे हिंदी मातृभाषा है ना। तो राष्ट्रभाषा के रूप में इसको दर्जा मिल जाता है, ठीक है, राष्ट्रभाषा के रूप में। जब ये देशभक्ति की भावना यहाँ पर शुरू हो जाती है ना, देशभक्ति की चीज़ें यहाँ पर जब फ्रांस के अंदर शुरू होती है, सबसे पहले सोचो फ्रांस के अंदर ये चीज़ें शुरू हुई थी, और कहीं नहीं होती, फ्रांस के अंदर, ठीक है। तब यहाँ पर क्या देखा गया कि जो फ्रांस था, तो फ्रांस तो विजय प्राप्त कर लिया था फ्रांसीसी क्रांति के दौरान, लेकिन फ्रांस सोचता है कि भैया जो यूरोप में और देश हैं, ठीक है, यूरोप के जो अन्य देश हैं उनको भी मैं क्या करूं, उनको भी मैं आज़ाद करवाऊं, उनको भी मैं राजाओं से आज़ाद दिलवाऊं, ठीक है। तो फ्रांस के सैनिक जो थे ना, फ्रांस जब सोचा अन्य देश के लिए, तो फ्रांस के जो सैनिक हैं वो क्या करते हैं, वो यूरोप के देशों में जाते हैं, यूरोप और अन्य देशों में सैनिक क्या करते हैं, सैनिक जाते हैं, ठीक है। और इन सैनिक के अंदर प्रशिक्षित लोग, छात्र छात्राएं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, तो इनको प्रशिक्षित किया जाता है, इनको बताया जाता है, ठीक है, इनको देश के बारे में बताया जाता है। और जब ये बात होती है 1790 की बात है, 1790 के अंदर ये सैनिक क्या करते हैं, सैनिक इस देश के अंदर जाते हैं, लोगों को शिक्षित करते हैं, बताते हैं, ठीक है। और वहाँ पर जा करके एक जैकोबिन क्लब का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखना, जैकोबिन क्लब का निर्माण करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे प्रशिक्षित करते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं कि भैया हमारा ये राष्ट्र है, राजा वाजा को हटाओ और एक राष्ट्र को लाओ, ठीक है। तो एक क्या होता है, जैकोबिन क्लब बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है, ताकि यूरोप के अन्य देश, ठीक है, यूरोप के
अन्य देशों को आज़ादी दिला सके। ठीक है, सोचो, फ्रांस ये सोच रहा था कि यूरोप के हम अन्य राजाओं से, जो यूरोप के अंदर जो राजा राज कर रहे हैं, हम उनसे आज़ादी दिला सके। फ्रांस ये सोच रहा था। जैसे हॉलैंड है, बेल्जियम है, स्विट्जरलैंड है, इटली है। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैकोबिन क्लब होता है, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली, ये सारी चीज़ें के अंदर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भैया अब इनका वो हो जाए सही से। ठीक है, तो इसी दौरान क्या होता है, नेपोलियन, मतलब जब वो होता है यहाँ का राजतंत्र आ जाता है, सॉरी प्रजातंत्र, है ना, लोकतंत्र आ जाता है, प्रजातंत्र आ जाता है। ठीक है, तब क्या होता है, नेपोलियन की कहानी होती है। नेपोलियन यहाँ पे राजा, नेपोलियन को शासक कब बनाया जाता है, 1804 से 1815 तक नेपोलियन यहाँ का शासक रहता है। कहाँ का, फ्रांस का। ठीक है, नेपोलियन कब से कब तक रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब नेपोलियन को शासक बनाया जाता है फ्रांस का, तो ये संविधान यहाँ पे नहीं आता है, फिर वही ये राजा बन जाता है। नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन राजा बन जाता है। लेकिन जो सबसे पहले जो राजा था, लुईस 16, ठीक है, वो बड़ा क्रूर था, है ना, वो बड़ा दुष्ट टाइप का था। लेकिन नेपोलियन जो राजा बनता है, वो नेपोलियन अच्छा राजा बनता है ना। तो नेपोलियन ने क्या किया, नेपोलियन राजा बन गए, यानी कि फिर इसने प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया। ठीक है, नेपोलियन प्रजातंत्र को समाप्त कर देता है, बिल्कुल से, प्रजा वर्जा कुछ नहीं। लेकिन नेपोलियन क्रूर नहीं था। नेपोलियन क्या किया, नेपोलियन सभी लोगों को समान कर दिया, अमीर गरीब सभी को समान कर दिया नेपोलियन। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छी थी कि नेपोलियन ने क्या किया, सभी लोग को समान कर दिया, है ना। यानी कि जो अमीर हैं, जो गरीब हैं, जिनको अमीरों को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिलती थी, तो अब उनकी फैसिलिटी को गरीबों में बांटा गया कि भैया गरीब को भी मिलेगी ये फैसिलिटी और अमीर को भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि अमीर अमीर मिलेगी। यानी कि नेपोलियन ने राजा की तरह राज किया, लेकिन उसने प्रताड़ित लोगों को कम किया, लोगों को शोषण कम किया, गरीबों का शोषण कम किया। क्यों, क्योंकि गरीबों को उसने ज़्यादा ध्यान दिया। ठीक है, फिर क्या किया, नेपोलियन अपनी नागरिक संहिता लाता है। ठीक है, नागरिक संहिता, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं, सिविल कोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन संहिता के अंदर क्या होती, कभी टाइम मिले तो पढ़ना। नेपोलियन संहिता के अंदर क्या होती, जब नेपोलियन शासक बना था, तब वो जो जो बदलाव किया था, ठीक है, वो बदलाव दिखाया जाता है कि भैया ये बदलाव नेपोलियन ने किया है इस देश के अंदर। ठीक है, फ्रांस के अंदर ये बदलाव नेपोलियन करता है। ठीक है, तो ये होती है नेपोलियन संहिता। और ये कब आती है नेपोलियन संहिता, ये 1804 ईस्वी में ही इस चीज को लगाया जाता है। जब नेपोलियन शासन में आता है, तुरंत बदलाव शुरू कर देता है। ठीक है, अब भैया मुझे भी बदलना पड़ेगा, कैसे, क्योंकि मुझे पानी पीना है, मैं पानी पी लेता हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। पता है, पानी अभी गया है, अभी सच में बहुत गर्मी लगेगी, अब तो हमको गर्मा लगेगा, है ना, गर्मा लगेगा, लेकिन हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। ठीक है, नेपोलियन संहिता, नेपोलियन क्या करता है, तो हमें नेपोलियन में पता चल गया कि नेपोलियन फ्रांस के अंदर बहुत ढेर सारे बदलाव करता है। ठीक है, नेपोलियन फ्रांस के जो राजा है, फ्रांस की जो प्रजा है, उसको प्रताड़ित नहीं करता है, फ्रांस के अंदर वो बदलाव करता है। और नेपोलियन फ्रांस के जो आसपास के इलाके हैं ना, वहाँ भी पहुँचता है, आसपास के इलाकों में भी वो बदलाव करता है। ठीक है, वहीं पे आसपास के इलाकों में तभी तो नेपोलियन जैकोबिन क्लब को घुसाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, यहाँ पे एक सामंती व्यवस्था थी। ठीक है, नेपोलियन जब शासन में आया था, तो यहाँ पर सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का मतलब क्या होता है कि जो जमींदार होते हैं, वो गरीबों से, मजदूरों से टैक्स लेते हैं। जमींदार गरीबों से, मजदूरों से क्या लेते हैं, टैक्स लेते हैं। फिर उस टैक्स को कहाँ तक पहुँचाते हैं, तो उस टैक्स को राजा तक पहुँचाते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सामंती व्यवस्था थी ना, नेपोलियन ने इस सामंती व्यवस्था को हटा दिया।
बोला जमींदार टैक्स नहीं लेगा, वो सीधे टैक्स राजा को जाएगा। ठीक है, जो बीच में ब्रोकर का काम कर रहा है जमींदार, अब वो नहीं करेगा। ठीक है, सीधे टैक्स कहाँ को आएगा? सीधे टैक्स राजा को आएगा। सामंती व्यवस्था खत्म की, लोग और खुश हो गए कि यार नेपोलियन सच में अच्छा है। ठीक है, नेपोलियन जब आया तो किसानों के टैक्स को हटा दिया, है ना, किसानों के मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जैसा मैं यहाँ पे पढ़ा रहा था आप लोगों को, ठीक है, किसानों के टैक्स को हटा दिया, यहाँ तक मैं चला। लेकिन बाद में क्या होता है थोड़ा सा सुन लीजिएगा। वो एक इसके पहले आप एक जोक लगाए होंगे। ठीक है, हाँ ठीक, इस एडिटिंग में आप देखिएगा। ठीक है, तो क्या होता है सुनो कि कुछ टेक्निकल इशू आ जाता है कैमरे के अंदर, जो क्या होता है रिकॉर्डिंग नहीं सही करता है। ठीक है, तो हमारे भाई साहब बाहर टहलने चले गए थे। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं ये जो लेक्चर ले रहा हूँ, ये एक्चुअली हम लोग कैमरा की टेस्टिंग कर रहे हैं। ये किसी दूसरे के स्टूडियो में आया हूँ, और उन सर का मैं नाम यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, ना ही स्टूडियो का नाम बताऊँगा, ना उनके चैनल का। ठीक है, कभी बाद में फिर उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा। तो ये जो कैमरा है, ये कैमरा है DSLR। ठीक है, तो हम लोग, ये मेरा पहला वीडियो है DSLR के अंदर। ठीक है, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने मतलब रिकॉर्डिंग लेने के लिए आए। ठीक है, तो कुछ टेक्निकल इशू हो जाने की वजह से मैं इतनी सारी चीज़ें आपको पढ़ा दिया 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में। ठीक है, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, फिर जब सर देखते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, तो सर बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं, फिर जिससे क्लास रुकती है। ठीक है, अचानक से वो कट गई थी। तो अब हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो जब नेपोलियन आया तो उसने क्या किया, तो उसने किसानों के टैक्स को हटा दिया। ठीक है, क्या था वहाँ पे कि अलग अलग मुद्रा चलती थी। ठीक है, जो शासन वहाँ पे चल रहा था उस समय का, तो उसके आसपास में अलग अलग मुद्रा चलती, जो मुद्रा थी वो सब अलग अलग थी। ठीक है, फ्रांस, अगर यहाँ पे फ्रांस कई भागों में बटा था, तो वहाँ पे अलग, वहाँ पे अलग, वहाँ पे, तो लोगों को अव्यवस्था होती थी यार। अलग अलग मुद्रा चलेगी तो जाहिर सी बात है अव्यवस्था होगी। तो जब वहाँ पर लोगों को अव्यवस्था होने लगी ना, तो नेपोलियन ने क्या किया, वहाँ पे समान मुद्रा चलवा दिया। और अगर पूछा जाए आपसे, नेपोलियन जो मुद्रा वहाँ की थी, फ्रांस की मुद्रा, उसको बोलते थे लिब्रे बोलते थे। ठीक है, क्या बोलते थे? लिब्रे। सोचो, मैं देखो सब कुछ पढ़ा डाला, लिब्रे बोलते। फिर से पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए ना सच बताऊँ तो जान हाजिर है। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, पूरा समझ में आएगा आपको। ठीक है, कहानी की तरह से पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, सभी चीज़ें हो ही रही थी, तो अब ये सभी लोग क्या होते हैं, ये जो सभी लोग वहाँ पे नहीं बने, ये जो सभी लोग होते हैं ना, ये लोग है ना, ये सभी लोग क्या होते हैं, नेपोलियन से हैप्पी हो जाते हैं। सभी लोग नेपोलियन से खुश होते हैं कि वाह नेपोलियन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, नेपोलियन बहुत अच्छा काम कर रहा था। नेपोलियन यहाँ पे फ्रांस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसके आसपास के जो देश थे, जैसे ऑस्ट्रिया था, प्रसा था, ब्रिटेन था, रूस था, ये सब देश क्या करने लगे, ये सब देश की नज़र पड़ने लगी कि भैया ये फ्रांस का शासक जो है ना, ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, ये सब चीज़ें बदल रहा है, राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों के अंदर है। ठीक है, तो बोला कि इनको दबाया जाए। तो नेपोलियन उसी समय गलती कर देता है। नेपोलियन को जब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, यहाँ के जो फ्रांसीसी सैनिक थे वो दूसरे देश के अंदर जाते थे, यूरोप के अन्य देशों के अंदर जैकोबिन क्लब करते थे। जैकोबिन क्लब के अंदर क्या किया जाता, लोगों को रखा जाता था, एक ये सेना टाइप की थी। ठीक है, जैकोबिन क्लब मतलब एक वो क्रांतिकारी उठाया जाता था अंदर से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या किया गया कि सैनिकों को, दूसरे देश के लोगों को जैकोबिन क्लब के अंदर जबरन भर्ती करवाना शुरू कर दिया। ये कौन शुरू करता है, तो ये हमारे नेपोलियन चाचा जी शुरू करते हैं। ठीक है, नेपोलियन चाचा शुरू करते हैं, जैकोबिन क्लब में फिर से भर्ती करवाते हैं। तो ये होती है नेपोलियन की गलती, और दूसरे देश के जो आसपास के इलाके के जो लोग थे ना, अब वो करने लगे नेपोलियन का विरोध। पहले वो बोलते थे नहीं नेपोलियन चाचा हमारा है, नेपोलियन चाचा बहुत अच्छा है, लेकिन आज की डेट में अब वो करने लगते हैं नेपोलियन को विरोध। ठीक है, जब वो नेपोलियन का विरोध करते हैं तो आसपास के जो देश की नज़र टिकी थी ना, मैंने बताया ना, तो ये 18वीं शताब्दी के अंदर, ये 17वीं शताब्दी के बाद जो 18वीं शताब्दी के अंदर ये सारी चीज़ें चल रही थी, तब क्या होता है कि पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजा रहते थे। ठीक है, पूर्वी और जो पूर्वी यूरोप है, जो मध्य यूरोप है, उसके अंदर क्या थे, तो उसके अंदर शक्तिशाली राजा थे। ठीक है, तो जो अभी चिल्ला के मैं इसको पढ़ाया, मेरा गला दर्द करने लगा, हाय रे मेरी जबान टूट गई, मेरा गला दर्द करने लगा, मैं है ना, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। लेकिन फिर से बाउंस बैक करते हैं, कहते हैं ना कि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए, और बदलाव के लिए आपका बड़ा भाई बायोमन हमेशा खड़ा रहेगा। ठीक है, चलो 18वीं शताब्दी के अंदर क्या होता है, पूर्वी और मध्य यूरोप में, यूरोप के जो शक्तिशाली राजा थे ना, वो राजा भी उससे परेशान हो गए थे। कुलीन वर्ग मतलब जो थोड़ा सा बड़ा वर्ग था, अमीर वर्ग थे, वो लोग भी नेपोलियन से परेशान थे, क्योंकि नेपोलियन ना अमीरों की ना बिल्कुल हेकड़ी छोड़ दी थी।
हेकड़ी छीन ली थी। जो अमीर ऐसे टहलते थे ना, गरीबों को मारते थे, जहाँ मिल जाए ले तड़ी तड़, ले तड़ी तड़, उतार के जूता 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 मारते थे, है ना। गरीबों के ऊपर खूब अत्याचार करते थे। तो ये सब चीज़ें जब नेपोलियन हटा दिया, बोल दिया कि सही से रहना कुलीन वर्ग, ठीक है, जो अमीर वर्ग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, सही से रहने, बहुत मारेंगे तुमको, बंद कर देंगे। तो ये सब लोग ये भी परेशान थे, राजा भी परेशान हुई। जब ये जबरन भर्ती करवाने लगा तो वहाँ की प्रजा भी परेशान हो गई। जब प्रजा परेशान होती है तब ये सब लोग इसी इंतजार में थे। कौन? प्रसा, ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया, ये इंतजार में थे देखें कि नेपोलियन का खूब अब विरोध हो रहा है, ठीक है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, जाहिर सी बात है उस व्यक्ति के अंदर बुराइयाँ भी होती हैं। यदि आप लोग मुझे देख रहे हो कि बायोमन भैया इतने अच्छे हैं, तो आप लोग कभी मेरी हिस्ट्री देखेंगे, मैं बहुत ज़्यादा बुरा था, ठीक है। और आज भी मैं बुरा बन जाता हूँ लोगों की नज़रों में। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा सच बोलता हूँ और जो भी होता है वो मुंह पे बोलता हूँ, ठीक है। गलतियाँ होंगी तो मुंह पे बोलूँगा, अच्छाइयाँ होंगी तो मुंह पे बोलूँगा, मतलब बिल्कुल तुरंत जवाब देने की मेरे अंदर क्षमता है, ठीक है। मैं किसी की सुनता नहीं हूँ। अगर सही बोल रहे हो तो सुनूंगा, लेकिन गलत है तो गलत का मैं विरोध करूंगा। इसीलिए मैं हमेशा गलत हो जाता हूं। हमेशा लोग मुझे मतलब नीचा दिखाने लगते हैं कि यार तू, तेरे अंदर बहुत घमंड आ गया है, ये आ गया वो आ गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मुझसे मिलोगे ना तो हंसते हुए जाओगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों की वजह से लोग मुझे गलत बोलते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो यहाँ बता रहा था नेपोलियन का। तो नेपोलियन की जब कुछ गलतियाँ होती हैं तो आसपास के देश, जो प्रसा हो गया, ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, इनकी नज़र थी। नेपोलियन देखे विरोध हो रहा था, ठीक है, अब यही विरोध में उन्होंने भी हाथ धो लिया। हाथ धोने का मतलब नेपोलियन पर लड़ाई कर दी, नेपोलियन पर आक्रमण कर दिया। और ये आक्रमण हुआ 1815 के अंदर। कहाँ पर हुआ? तो ये आक्रमण हुआ वाटरलू की लड़ाई, ठीक है। इस जो लड़ाई को नेपोलियन और यूरोप के और देश जब आपस में टकराव करते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं, तो उस लड़ाई को बोलते हैं वाटरलू की लड़ाई। और वाटरलू की लड़ाई के अंदर नेपोलियन चाचा हार जाते हैं हमारे। और नेपोलियन जब हार जाते हैं तो 1815 के अंदर जो उनका शासन था वो छोड़ना पड़ता है, ठीक है। उनके शासन को छोड़ना पड़ता है, नेपोलियन को हरा दिया जाता है, नेपोलियन को बंदी बना लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। फिर बाद में नेपोलियन जेल के अंदर मर जाते हैं, ठीक है। सोचो इतना बड़ा नाम नेपोलियन, लेकिन ये कौन राजा हराए थे इनको थोड़ा सा कम याद रखा जाता है। लेकिन नेपोलियन आज भी एक ब्रांड है। आज भी जब नेपोलियन का नाम लिया जाता है तो हमारे रोंगटे खड़े होते हैं। आज भी जब नेपोलियन बोनापार्ट का नाम लिया जाता है तो वो हमारे अंदर वो जोश आता है कि यस, नेपोलियन बोनापार्ट, जिनसे अल्पास लांगा, जिसने बड़ी बड़ी सफलताओं को हासिल किया, जो लोग बोलते थे कि ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, वो उस चीज़ों को हासिल किया, वो था नेपोलियन, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर वाटरलू की लड़ाई होती है। फिर जब वाटरलू की लड़ाई होती है तो बात आती है कि नेपोलियन तो मर गया, अब फ्रांस को संभालेगा कौन? तो फ्रांस को पहले कौन संभाल रहा था? तो पहले यहाँ पे कौन संभाल रहा था? पहले मैंने आपको बताया था ना, लुईस 16। क्या था? लुईस 16। अगर लुईस 16 देखा जाए किस वंश का था, तो लुईस 16 था बुर्बो वंश का, ठीक है। लुईस 16 बारबो वंश, ठीक है, बारबो वंश, बुर्बो वंश जो भी बोलते हैं, ठीक है, बारबो वंश का था लुईस 16, ठीक है। तो लुईस 16 फिर बारबो वंश को बहाल कर दिया जाता है। बहाल मतलब अब बारबो वंश आ करके फिर क्या करता है, राज करने लगता है फ्रांस के अंदर, और लुईस 16 को पुनः शासक बना दिया जाता है। ये चीजें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है? तो यही चीजें होती हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक वियना की संधि होती है। सभी लोग जब नेपोलियन को हराते हैं तो एक संधि होती है, वियना की संधि। वियना की संधि के अंदर सभी लोग निर्णय लेते हैं कि कौन वहाँ का राजा बनेगा, ठीक है। इसके आगे क्या होता है? जर्मनी का एकीकरण होता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो अब हम इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि मेरी भी कुछ है ना, मेरे को कुछ समझो भाई, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ मैं, है ना। तो एक कॉमेडी सीन लगेगा, वो जब लेक्चर कटा था, ठीक है, आप ही करेंगे इसे, हाँ। तो एक कॉमेडी सीन लगेगा, और जब नेपोलियन की फ़ोटो सर आप फोटो दिखा सकते हैं नेपोलियन की, या तो नेपोलियन की फ़ोटो भी आपको देखने को मिलेगा, नेपोलियन बोनापार्ट की, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, और मैं यही उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग ईश्वर, अल्लाह, ठीक है, और फादर से आप लोग भी मेरे लिए ब्लेसेस मांगिएगा, ठीक है, कि मैं आप लोगों को हमेशा इसी तरह पढ़ाता रहूं, इसी तरह फुली जोश के साथ आपको पढ़ाता रहूं, और भारत को एक जो मेरा सपना है कि सभी बच्चे अच्छा पढ़ें और आगे जा कर के कुछ अपना बड़ा नाम करें, वो सभी बच्चे पूरा करें। आप लोग यही ब्लेसेस करिएगा मेरे ऊपर कि मैं हमेशा स्वस्थ रहूं, अच्छा रहूं और इसी तरह काम करता रहूं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। बायोमन पॉइंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, जिसके कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।